Hello guys, in this lecture we are going to talk about the worksheet which I have shared with you. Now, as we are going to discuss this worksheet, basically we are going to discuss the basics of work power energy. वर्क पावर एनर्जी जो ऑलरेडी आप चैप्टर पढ़ चुके हो इन द स्टैंडर्ड 9, उसके बारे में हम बेसिक्स आपके कितने पक्के हैं वो यहाँ पे टैली करेंगे और थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्क डन, सॉरी, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है ना, अ बॉडी ऑफ मास m is moving in a circle of radius r with a constant speed v, UCM है. तो फोर्स ऑन द बॉडी इज mv स्क्वायर अपॉन r. ये कौन सा फोर्स है? ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? दिस फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है इन मूविंग द बॉडी ओवर द हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, हाफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस. लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो जब ये बॉडी का हाफ सर्कमफ्रेंस आप कंसिडर करें तो जब बॉडी यहाँ से निकली तो उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये था और उस पर फोर्स जो लग रहा था वो ये था. तो उन दोनों में एंगल कितना था? 90 डिग्री. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो भी उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये था लेकिन फोर्स इस तरफ था, एंगल 90 था. यानी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑल ओवर द सेमी सर्कल वो जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट का विद एंगल विद द फोर्स इज 90 डिग्री. ये सही है. अब यानी S इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू F, ठीक है ना, ऑल ओवर द, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो सेमी सर्कुलर पाथ उसने कवर किया उसमें. तो अब मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, यानी विच इज नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू इज नथिंग बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो यहाँ पे हमने देखा ऑलवेज कितना है? 90 डिग्री है. तो कॉस थीटा यानी कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो. दैट्स वाई. सो सेंट्रीपिटल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? जीरो. अब ये तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है. इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच आर इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, जितना वर्क डन करते हैं दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो U इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. यानी अगर ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ेगी. सिंपल सी बात है, ठीक है, 16 टाइम बढ़ेगी. अब दूसरी, उसके बाद अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, यानी S इज इक्वल टू जीरो है. S इज इक्वल टू जीरो यानी वर्क डन जीरो. सो नो वर्क एट ऑल, नो वर्क एट ऑल. ठीक है. द सेम रिटार्डिंग फोर्स, देखो, सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड, सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड यानी फोर्स कांस्टेंट अप्लाई किया है टू स्टॉप अ ट्रेन. द ट्रेन स्टॉप्स आफ्टर 80 मीटर्स. इफ द स्पीड इज डबल्ड देन द डिस्टेंस विल बी, यानी अगर एक ट्रेन जो है उसको सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन इनिशियली जो स्पीड थी उसकी वजह से और रिटार्डिंग फोर्स की वजह से वो 80 मीटर पे जाके रुक रहा था, तो अगर डबल कर दी तो क्या होगा? तो मेरे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं हम लोग. तो ये वाला जीरो है, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो है. सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे द थिंग इज की जो भी रिटार्डिंग फोर्स है वो सेम है इसलिए एक्सेलरेशन सेम है. तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सॉरी, यू स्क्वायर कहा जा सकता है. तो क्या होगा? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, राइट? U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर. एक्सक्यूज मी. सो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर. तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि इनिशियली कितने मीटर पे जाके रुक रही थी? 80 मीटर पे जाके रुक रही थी. ठीक है. अब कितने मीटर पे जाके रुकेगी? सो S2 निकालना है. U1 स्क्वायर टू अपॉन U2 स्क्वायर. तो क्या मिलेगा मुझे? इनिशियल स्पीड 1 थी तो अब फाइनल स्पीड कितनी है? 4 है. सो कितना मिलेगा मुझे? S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 80,
कितना मिलेगा मुझे 4 इंटू 80 यानी कितना 4 टाइम्स. सो आंसर इज 4 टाइम्स. आंसर इज 4 टाइम्स. नेक्स्ट, a body moves a distance of 10 meters along a straight line under the action of force 5 newton. If the work done is 25 joules, the angle which the force makes with the direction of motion of the body. मुझे पता है work done is equal to fs cos theta. So cos theta is equal to work done divided by f into s, which is nothing but मुझे बोला गया है कि 10 मीटर करता है 5 न्यूटन अप्लाई करने के बाद और वर्क डन कितना होता है 25 जूल्स. सो 25 वर्क डन है डिवाइडेड बाय 50, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो कितना मिला 1/2. सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. आंसर कितना आएगा 60 डिग्री. आंसर इज 60 डिग्री. सिंपल. अब you lift a heavy book from the floor of room and keep it in the bookshelf having height 2 meter. ठीक है. So if in this process you take 5 seconds, work done by you depends on. देखो अगर बुक को मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है तो अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो भी W वर्क डन होता है. अगर मैं उसको ऐसे ऐसे लेके जाऊँ तो भी W वर्क डन ही होता है. अगर मैं उसको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहता है, अगर मैं उसको फास्ट लेके जाऊं तो भी वर्क डन इतना ही रहता है. मैं अगर उसको स्लो लेके जाऊं तो भी वर्क डन इतना ही रहता है. अगर इस बुक को उठा के मुझे यहाँ पे अगर लेके जाना है तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ता है जितना उस बुक का वेट है. और अब अगर मैं उसको h हाइट पे लेके जाता हूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं जितना उसका वेट है mg. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका h हाइट पे लेके जा रहा हूँ. सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh. एक्स्ट्रा एक पार्ट बता देता हूँ. यही वर्क डन जो होता है जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये वाला वर्क डन स्टोर होता है इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बाद में आएगा ये, याद रखना. ठीक है. सो डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द बुक शेल्फ. सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ, ये वाला. ठीक है. सो नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन ठीक से देखना. अ बॉडी ऑफ मास a body of mass mkg lifted by a man at a height of 1 meter in 30 seconds. ठीक है. another man lifts the same mass at the same height in 60 seconds. so work done by the them is ratio. ठीक है ना. तो मैंने अभी कहा कि स्लो लो फास्ट लो डजेंट मैटर, कितने हाइट पे लेके जा रहे हो, कितने मास को, वो डिपेंड करता है सिर्फ मास एंड उसकी हाइट पे. ठीक है ना. इट इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन वर्क डन. वर्क डन इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू डू इट. सो दोनों ने वर्क डन उतना ही किया, दोनों ने उतना ही वर्क डन किया. ठीक है ना. सो चल नेक्स्ट 8th वाला क्या पूछा है. द फोर्स ऑफ F अप्लाइड ओवर द पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट R. ठीक है ना. ओरिजिन टू द पॉइंट R, ओरिजिन टू द पॉइंट R यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0. ठीक है ना. फाइनल पॉइंट जो आ गया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -1. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ये वाली यानी r दिया हुआ है यानी जो डिस्प्लेसमेंट ही दी हुई है. सो क्या पूछा है वर्क डन. सो w इज इक्वल टू f बार डॉट s बार. सो f बार कितना है आपका 5i + 3j. ठीक है. एंड s बार कितना है आपका 2i - 1j. ठीक है. सो 5 2 10 - 3 इज इक्वल टू 7 जूल्स. ठीक है ना. सो आंसर आएगा 7 जूल्स. नेक्स्ट a force acts on a 30 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by this. ठीक है. so where x is in meters and t is in seconds, the work done during first 4 seconds is वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड्स इज, ये पूछा है. तो अगर मुझे x पता है, ठीक से देखना, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. x पता है मुझे. सो x इज इक्वल टू 3t - 4t² + t³ अगर ये है. सो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू dx/dt. इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ. dx/dt इज नथिंग बट 3 -
8t प्लस 3t², ठीक है। सो ये आया आपका v। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो u इज इक्वल टू t0 रखने के बाद क्या मिलेगी मुझे, 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी मिली मुझे, ये इनिशियल वेलोसिटी। नाउ उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है ना। फर्स्ट 4 सेकेंड में मुझे उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो ये मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली, u इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स कितनी मिलेगी मुझे, ठीक है ना, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, यानी अगर v 4 सेकेंड्स अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मुझे 4 रखना पड़ेगा। सो 3 माइनस 8 4 ज़ा 32 प्लस टी स्क्वायर इज 16 3 ज़ा 48, ठीक है ना। सो 48 यहाँ पे आ जाएगा। सो कितना रहेगा, द फाइनल विल बी इक्वल टू 16 प्लस 3 19 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं ये पढ़ाऊंगा आपको बाद में, अभी के लिए एग्जांपल आ गया, सो विल गो थ्रू इट। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टू बी प्रिसाइज चेंज इन एनर्जी होता है, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करें। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी 1/2 mu² एंड फाइनल, सॉरी फाइनल चेंज बोला है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv², ठीक है ना, v4 जो फाइनल, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 1/2 mu²। तो ये निकाल दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। कैलकुलेशन ट्राई करो एंड आफ्टर द कैलकुलेशन यू शुड गेट द आंसर 5.28 जूल्स, ये मिल जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये उसकी फाइनल एनर्जी आफ्टर 4 सेकेंड्स, ये इनिशियल एनर्जी है उसकी, ठीक है। सो हमें क्या निकालनी है, वर्क डन इन 4 सेकेंड्स निकाला है, तो हमने विथ वर्क एनर्जी थ्योरम वो निकाल दिया, ठीक है। चल नेक्स्ट 10th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, a body moves 10 kg dropped to the ground from height of 10 meters. The work done by the gravitational force is, सिंपल सी बात है, the work done by the gravitational force is, work done W is equal to F into S, F bar into S bar। अब फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड S भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना है 0। सो cos 0 इज इक्वल टू 1, सही है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए क्या मिलेगा मुझे F into S। सो F कितना है आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 10 नहीं, वो खुद के वेट की वजह से गिरेगा ना, सो इट विल बी mg। सो m इंटू जी, ये फोर्स लगा उस पर एंड कितने हाइट से गिरा 10, यानी 10 हाइट से गिरा। सो कितना मिलेगा मुझे ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी टोटल फाइनल आंसर कितना मिलना चाहिए मुझे, बेसिकली अब यहाँ पे 980 मिल जाना चाहिए फाइनल आंसर। सो इट विल बी 980 जूल्स। पॉजिटिव भी नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज एफ इज एंड एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो एंगल बिटवीन देम इज 0। सो cos 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ओह यहाँ पे क्वेश्चन रह गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो हम वर्क डन में काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, सो 12th क्वेश्चन क्या पूछा है, 12th क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर on a smooth inclined plane at an angle of 15 डिग्री to the horizontal। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है,
ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है वो 15 डिग्री है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर लेके जाने के लिए, कितना ऊपर लेके जाने के लिए, 10 मीटर तक ऊपर लेके जाने के लिए जो भी फोर्स लगाया जाएगा वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने जैसे बताया आपको कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, कौन सा है, जी साइन थीटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना काम कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा। तो ये एम जी साइन थीटा के अपोज में उसको अगर काम करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली एटलीस्ट एम जी साइन थीटा लगाना पड़ेगा। सो एम जी साइन थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सो एम जी साइन थीटा ऊपर वाली डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया, यानी टोटल फोर्स वो कितना लगा रहा है, एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर्स, सही है ना। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर्स, और एम जी साइन थीटा है। अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ बार इंटू एस बार। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, सो कॉस 0 होगा, क्योंकि एफ कौन सा है, एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल 0, सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो विच इज नथिंग बट एफ इंटू एस। सो एफ कितना है आपका, एम जी साइन थीटा, फोर्स कितना है आपका, एम जी साइन थीटा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। सो एम जी साइन थीटा, सो एम जी साइन थीटा इंटू एस मिलेगा मुझे। अगर एम जी साइन थीटा इंटू एस, अगर ये टोटल मैं वैल्यूज रख के पुट करके मैं अगर आंसर निकालूँ तो आंसर शुड बी आई शुड बी गेटिंग 5.17 किलो जूल्स, ये आंसर मिल जाना चाहिए मुझे, फाइनल आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस आप देख लो, कैलकुलेशंस आप देख लो। चलो, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये, अब ये नहीं करता मैं, ये वाला आप कर लो, ठीक है ना। 13th वाले का आंसर आना चाहिए 10 यूनिट्स, ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना। चलो 14th वाला क्वेश्चन, 14th वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है मुझे, देखो ठीक से। ठीक है, फोर्स 14th वाला क्वेश्चन देखो ठीक से। A force of 5 Newton acts on a 15 kg body initially at rest. The work done by the force during the first second of the motion of the body is, first second of the motion of the body is 15 kg बॉडी पे F 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो वर्क डन पूछा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा है, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहे हैं हम लोग 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, कितनी केजी की बॉडी है, 15 केजी की बॉडी है, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। सो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय द बॉडी, सो एस इज इक्वल टू वन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, सो 1/2 इंटू ए की वैल्यू इंटू टी स्क्वायर इज तो 1 है, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड में ही पूछा है, सो 1, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या होती है, एफ बाय एम होती है, राइट। सो 1/2 इंटू एफ डिवाइडेड बाय एम, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो एस इज इक्वल टू इंटू 1/2 इंटू एफ कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 kg। सो आंसर 5 1 5 5 3 सो कितना मिलेगा मुझे 5/6 मिल जाना चाहिए मुझे, 5/6 जूल्स, सही है, 5/6 जूल्स, आंसर शुड बी 5/6 जूल्स। चलो 15 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट by 0.4 meter along the horizontal direction. The object gains the kinetic energy of 1 joules. The horizontal component of the force is, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पूछा ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जगह पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला अगर F होगा तो ये वाला फोर्स कितना होगा, F cos थीटा होगा, ये वाला फोर्स कितना होगा, F cos थीटा। अगर ये वाला फोर्स F cos थीटा मिलेगा मुझे, तो इसकी वजह से अगर काइनेटिक एनर्जी 1 जूल मिल रही है, तो इनिशियली तो यह रेस्ट पे है, ठीक है ना। अगर वो एनर्जी इतनी तैयार कर रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1 जूल,
सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी 0, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 है, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफ कॉस थीटा। सो एफ कॉस थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो ये वाली वैल्यू मैं अगर 0.4 मीटर में वो अगर वो इतना करता है, सो एफ इंटू एस इज इक्वल टू 1 मीटर मिल रहा है। सो एस की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है। सो एफ इंटू एफ इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, फाइनली 1 हो गई, सो 1 जूल्स। सो वर्क डन कितना है आपका, एफ कॉस थीटा, क्योंकि यही तो इफेक्टिव फोर्स है जो लग रहा है। सो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही पूछा है, सो इसका मतलब क्या पूछा है, एफ कॉस थीटा ही पूछा है। सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4। So 1 divided by 0.4 is nothing but 2.5. Answer should be 2.5 Newton. So these are the examples. I think remaining examples you can try. If you get any problem with the remaining of the examples, please ask. Feel free to ask. Thank you.